जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। स्टूडेंट्स, आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए क्लास 10th का एक और नया पार्ट, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लिए पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के टॉपिक्स, जिसमें जो कि हम पार्ट 1 में डिस्कस नहीं कर पाए थे। स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तक डिस्कस कर लिया था। इस पार्ट में हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स डिस्कस कराएंगे अच्छे से। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, क्या कंबशन होती है, कौन फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, कौन फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना ये लेक्चर, जो कि है पार्ट 2। एक और चीज़ रह गई बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आज पहला ही टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा, फर्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स से। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं कंबशन। कंबशन क्या होता है स्टूडेंट्स? बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। आप इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स, फिर आपको कंबशन के यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिखवा देंगे। आप पहले इतना नोट कर लीजिए कि कंबशन क्या है, फिर इसको रब करके बढ़िया से कंबशन के कुछ रिएक्शंस आपको लिखवाते हैं। इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स। पहले आपने नोट कर लिया होगा, इस पूरे को रब कर देते हो। कंबशन को बढ़िया रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। क्या है कंबशन, कैसे होता है कंबशन, इसको बढ़िया एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स CH4 का। इसको मीथेन कहा जाता है। अगर ऑक्सीजन देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, यही बनेगा स्टूडेंट्स। एक और देखें कंबशन का, कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, इसको कोल भी कहते हैं, कोयला, काला कोयला, प्लस ऑक्सीजन, इसको करेंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो रिएक्शन है बच्चों हमारी कार्बन स्टूडेंट्स किसकी? कंबशन की, है ना, जलने की, बर्न होने की। ये दो रिएक्शन हैं, आप इन दोनों को नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और लिख लेते हैं अल्कोहल के लिए, CH3 CH2OH। अगर हम इसको भी ऑक्सीजन देंगे तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में ही निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही होगा, आप इसको नोट कीजिए। अच्छा, इनके साथ एक और चीज़ को नोट कीजिएगा, प्लस हीट एंड लाइट भी यहाँ पे निकलेगी। हीट एंड लाइट, प्लस हीट एंड लाइट, प्लस हीट एंड लाइट, ये भी लिख लीजिए स्टूडेंट्स आप। फिर हम आपको बताते हैं कि फ्लेम कौन बनाता है और फ्लेम कौन नहीं बनाता है, कौन सूटी फ्लेम बनाता है, कौन स्मोक क्रिएट करता है, क्या होता है, वो सब आपको बताते हैं। इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। आपने नोट कर लिया होगा इन रिएक्शंस को। ये कंबशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल थे। अभी थोड़ा और आपको कंबशन के बारे में बताते हैं कि हमने कल आपको बताया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दो चीज़ें बताई थी। सैचुरेटेड क्या थे? जिनमें सिंगल बॉन्ड्स थे,
वो सैचुरेटेड थे, और जिनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड थे वो अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस क्लीन फ्लेम। एक क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं कंबशन पे। कौन? सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या प्रोड्यूस करते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को HYD शॉर्ट फॉर्म से शो करते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं ऑन कंबशन, ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस फ्लेम, येलो कलर की फ्लेम, येलो फ्लेम विथ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक, लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक के साथ ये प्रोड्यूस करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं येलो कलर की अनसैचुरेटेड कार्बन, जिसमें ब्लैक स्मोक निकलता है, और इससे सूटी डेपोजिट, यानी कि ब्लैक कलर की लेयरिंग क्या होगा, इधर पे सूटी डेपोजिट हो जाएगा, सूटी लेयर डेपोजिट ऑन मेटल्स। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, बहुत सी चीज़ों में जब हम आग लगाते हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे ऑयल को जलाया तो उससे ऑयल को नहीं और किसी का लेते हैं, जैसे उनको जलाया तो एक फ्लेम तो बनती है, येलो कलर की फ्लेम निकलती है और काला काला धुआं निकलता है। बहुत सी चीज़ों को जलाते टाइम पे क्या होता है, येलो कलर की उनमें फ्लेम आती है और धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है ब्लैक कलर का, तो वही होता है ब्लैक स्मोक। और ये सूटी लेयर बना देता है मेटल्स पे। अगर मेटल्स रख देंगे तो एक काली लेयर उनके ऊपर चढ़ जाएगी। आप इतना नोट करिए स्टूडेंट्स, फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं। ऐसा आपने बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा, बहुत सी चीज़ों को जलाते समय येलो कलर की फ्लेम बनती है और ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है। इसको रब करते हैं। आपने स्टूडेंट्स देखा होगा हमारे घर के जो गैस स्टोव्स होते हैं, गैसेस होते हैं, उनमें क्या होता है, इनलेट्स होते हैं, होल्स होते हैं। क्या होते हैं? होल्स होते हैं। क्यों होते हैं वो होल्स स्टूडेंट्स? क्योंकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती रहे, जिससे क्या होगा कि कंप्लीट कंबशन होगा। अगर हम इनकम्प्लीट कंबशन कर देंगे, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, कंबशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी अगर उन्होंने इनकम्प्लीट कंबशन करा तो वो भी प्रोड्यूसेस सूटी फ्लेम ही प्रोड्यूस करेगा, सूटी फ्लेम। तब भी सूटी फ्लेम ही प्रोड्यूस होगी जिसमें ब्लैक कलर का स्मोक निकल रहा होगा। कैसी फ्लेम प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट्स? सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होगी। इसको आप नोट करिए इनकम्प्लीट कंबशन को, फिर आपको थोड़ा बताते हैं इसमें। अच्छा, जब हम गैस को जलाते हैं, केरोसिन को जलाते हैं, तो उनमें क्या होता है, क्लीन फ्लेम बन रही होती है, क्लीन ब्लू फ्लेम आती है, क्लीन ब्लू फ्लेम जब हम LPG गैस लगा रहे होते हैं या केरोसिन जला रहे होते हैं, है ना, केरोसिन एक्सेट्रा, है ना, इसमें क्यों आती है क्लीन फ्लेम? होल्स होते हैं उस गैस में, क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जिनसे कि सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही होती है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से ये हो रहा होता है। अगर यहीं पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो भी सूटी फ्लेम ही प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? सूटी फ्लेम, ब्लैक स्मोक वाली फ्लेम ही प्रोड्यूस करेगा। तो कंप्लीट कंबशन होना जरूरी है। आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया गया है, इथिलीन को वेल्डिंग में यूज़ करते हैं, इथिलीन को ना, तो उसमें ऑक्सीजन का ही क्यों यूज़ किया जाता है?
ऑक्सीजन को साथ मिक्स करके क्यों यूज़ करते हैं? इसीलिए करते हैं कि उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सके। एयर का यूज़, अच्छा ये पूछा गया है कि इथीन के साथ जब हम यूज़ करते हैं उसको वेल्डिंग में, तो उसके साथ ऑक्सीजन का क्यों यूज़ करते हैं, एयर का यूज़ क्यों नहीं करते? हम ऑक्सीजन का यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सके और एक फ्लेम आ सके जो कि बहुत हाई टेम्परेचर की हो, जो कि मेटल को ज्वाइन करने में यूज़ हो सके वेल्डिंग में। अगर हम एयर का यूज़ करेंगे तो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा और एक अच्छी फ्लेम हाई टेम्परेचर की क्रिएट नहीं हो पाएगी, प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा कि वेल्डिंग नहीं हो पाएगी स्टूडेंट्स। इसलिए वहाँ पे हम ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज़ करते हैं एथाइन के साथ। आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। तो हमारा यहीं पे होता है स्टूडेंट्स कंबशन खत्म। और कंबशन कब होता है, मतलब फ्लेम कब बनती है? जब गैसियस सब्सटेंसेस बर्न हो रहे होते हैं। जब भी गैसियस सब्सटेंसेस बर्न होंगे या वॉलेटाइल कंपाउंड्स बर्न होंगे तो फिर फ्लेम बनेगी। और वैसे अपन देखें कि सॉलिड्स या अलग अलग चीज़ों के साथ फ्लेम बन जाए तो वैसे फ्लेम नहीं बनती है स्टूडेंट्स। फ्लेम सिर्फ और सिर्फ बनती है तो गैसियस कंपाउंड के साथ। हम देख रहे होते हैं हमारी कैंडल जलती है, तो आप सर कह रहे होंगे कि सर वहाँ कहाँ फ्लेम वो गैसियस होता है? तो जो उसमें जो वैक्स यूज़ हो रही होती है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, जैसे ही हम स्टार्ट होती है बर्निंग, स्टार्ट होना शुरू होती है तो वैक्स मेल्ट होने लगती है। मेल्ट होते होते वो किसमें, उसमें से कुछ वेपर्स बनते जाते हैं। वेपर्स बनते जाते हैं यानी गैस बन रही है, गैस बन रही है तो फ्लेम बनती जाती है ना। तो वहाँ पे इसलिए वेपर प्रेजेंस होते हैं कैंडल में। कैंडल के बर्निंग में वेपर्स बनते हैं, इसलिए वहाँ पे फ्लेम बनती है। चलिए स्टूडेंट, अगला हमारा टॉपिक है, मतलब अगला रिएक्शन है हमारा, वो है कोल वुड नॉट प्रोड्यूसेस ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन है। मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि गैसियस जो कंपाउंड होंगे वही गैसियस सब्सटेंस ही प्रोड्यूस करेंगे फ्लेम। इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए वरना भूल ही जाएंगे। गैसियस सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेस फ्लेम। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी हम लकड़ी को जलाते हैं या फिर कोल को जलाते हैं तो वहाँ पे जो लाइट तो है वो एमिट हो रही होती है, लेकिन वहाँ पे कोई फ्लेम नहीं बन रही होती। अच्छा, वुड को जलाते समय स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में थोड़ी सी फ्लेम बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि वहाँ पे जो वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो थोड़ी सी फ्लेम बनती है, लेकिन बाद में वो फ्लेम बंद हो जाती है। ऐसे ही कोल में जब आप आग लगाते हैं तो वहाँ पे लाइटनिंग हो रही होती है, वहाँ पे फ्लेम नहीं बन रही होती। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन गैसियस सब्सटेंस ही फ्लेम बना रहे होते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम ऑक्सीडेशन पे। अभी हम पढ़ रहे थे कंबशन, अब हम आ गए स्टूडेंट्स अगले ही हमारे टॉपिक पे जो कि है ऑक्सीडेशन। इसमें हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखेंगे। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमें देखना है। इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करेंगे। पहले हम रिएक्शन को लिख लेते हैं, CH3 CH2OH। यहाँ पे एल्कालिन KMnO4, जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7 का यूज़ करेंगे। इन दो चीज़ों का यूज़ करेंगे और इनसे हम इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, वाटर बन जाएगा, प्लस बन जाएगा स्टूडेंट्स CH2 डबल बॉन्ड CH2, वाटर प्लस इथीन बन जाएगी, इथीन। ये रहा इथेनॉल। इथेनॉल का जब हमने ऑक्सीडेशन किया तो हमें मिला थोड़ा सा बच्चों इसमें रॉन्ग हो गया है, यहाँ हमें इथीन नहीं मिलेगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पे, हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, माय मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे क्या होगा, अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा और साथ में वाटर भी मिल जाएगा। यही हमको इस रिएक्शन में देखने को मिलेगा। आप इसको स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्या हुआ, यहाँ पे हमें मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब जो हमने एल्कलीन KMnO4 यूज़ किया
और जो हमने एसिडिक K2Cr2O7 यूज़ किया, ये दोनों क्या हैं? ये हैं बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्सीजन, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अदर मॉलिक्यूल्स, दूसरे कंपाउंड्स को ये ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं? एल्कालिन पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं अदर कंपाउंड्स को और उनको किसी और में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये है हमारे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2, ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में यूज़ होते हैं। कौन कौन है? एल्कालिन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं और क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी आप देख लीजिए। अब चलते हैं बच्चों अगली रिएक्शन पे, इसको रब कर देते हैं और चलते हैं अपनी अगली रिएक्शन पे, दैट इज एडिशन रिएक्शन। अभी हमने डिस्कस कर ली ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन डिस्कस कर लिया। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ कि अल्कोहल कन्वर्ट हो गया एसिड में, है ना? किसमें कन्वर्ट हो गया? एसिड में कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीडाइज हो गया, है ना? अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू एसिड। अब स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? इसमें अनसैचुरेटेड कार्बन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहे होंगे और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होंगे वो होंगे निकेल एंड पैलेडियम। इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स भी कहते हैं ना, कॉमनली कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स का भी इसे हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? हम लेते हैं एक अपना अनसैचुरेटेड कार्बन ले लेते हैं कि डबल बॉन्ड है बीच में, यहाँ पे एक आर लगा हुआ है, यहाँ पे एक आर लगा हुआ है, यहाँ पे एक आर लगा हुआ है, यहाँ पे एक आर लगा हुआ है। इसको हमने क्या किया? निकेल एक कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? कैटलिस्ट वो होता है जो मतलब कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन होने पे खुद तो अफेक्ट नहीं होता है लेकिन रिएक्शन को फास्ट कर देता है, रिएक्शन को एक डिफरेंट वे के थ्रू करता है लेकिन खुद एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रहता है, बस रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ये हाइड्रोजन देगा, तो जब हाइड्रोजन देगा तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगी, 2 आर तो लगे हुए ही थे, 2 आर ग्रुप लगा लेंगे, H दे देगा। ये क्या देता है? H, या इस हार को भी हटा के हम H ही कर दें, है ना? तो ये हमें क्या दे देता है? H दे देता है। तो ये जो है अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन थे यहाँ पर अनसैचुरेटेड, उसने किसको कन्वर्ट कर दिया? सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोकार्बन। अच्छा, जो हमारे फैट्स होते हैं एनिमल फैट्स वो होते हैं स्टूडेंट सैचुरेटेड, और जो ऑयल्स होते हैं वेजिटेबल ऑयल वो सारे होते हैं अनसैचुरेटेड। आपने ऐसे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे कि वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी टू आवर बॉडी एंड एनिमल फैट्स आर नॉट हेल्दी, क्योंकि वो सैचुरेटेड होते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होते हैं और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो हेल्दी होते हैं। तो इसीलिए वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी, एनिमल फैट्स आर नॉट हेल्दी बिकॉज दे आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स। ये जो लिखा है ना वेजिटेबल ऑयल्स, ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स आप। फिर चलते हैं अगली रिएक्शन पे, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ही होती है। इसको रब कर देते हैं और अगली रिएक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या ऐड हुआ? हाइड्रोजन ऐड हुआ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हुआ। अभी हम जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, बस कुछ चीज़ों की जगह कुछ नई चीज़ें आ जाएंगी, कुछ एटम्स की जगह कुछ नए एटम आ जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होता है किसके? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये स्टूडेंट्स होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया हमने, मीथेन, उसका रिएक्शन करा दिया। वैसे ये जो होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं, मोस्ट ऑफ द रीजेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे रिएक्ट वेरी रैपिडली विथ क्लोरीन एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, किसके प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो क्लोरीन है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देगी। हाइड्रोजन एटम जो है सब्स्टिट्यूट बाय क्लोरीन, इससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। देखिए कैसे, CH4 था, यहाँ बचेगा CH3Cl और जो एक H गया वो एक HCl के साथ निकल गया। तो ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप इसको नोट कर लीजिए, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही होती है। वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टेक्स प्लेस ऑफ, इसमें लिख लीजिए, वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टेक्स प्लेस ऑफ अदर एटम, दूसरे एटम्स की प्लेस ले लेते हैं। कौन? एक तरह का, जैसे क्लोरीन था उसने हाइड्रोजन की जगह ले ली, है ना। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप इसको नोट कर लीजिए, आ सकती है आपके एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज इट इज। अब हम चलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड पे, जो है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अब इनकी तरफ चलते हैं, दो इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स। अपनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड डिस्कस हुए। अब अपन चलना है बच्चों कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड्स पे, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इज अल्कोहल इथेनॉल, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। कार्बन कंपाउंड, पहला कार्बन कंपाउंड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इथेनॉल। क्या होता है स्टूडेंट्स इथेनॉल? एक अल्कोहल होता है, तो कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। ये बच्चों लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपने देखा ही होगा, है ना, कि जो अल्कोहल होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। और आपने सुना ये जो है सारे ड्रिंकिंग अल्कोहल्स, जो अल्कोहल ड्रिंकिंग्स होती हैं, उन सारी अल्कोहल ड्रिंकिंग में, अल्कोहलिक ड्रिंकिंग्स में ये एज अ इंग्रेडिएंट यूज़ होता है। इसका ही यूज़ होता है उनको बनाने में, अल्कोहलिक ड्रिंकिंग्स को बनाने में इसका ही यूज़ हो रहा होता है। आप इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स, फिर आपको इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं। इसका यूज़ है मेडिसिन्स में भी, इट यूजेस इन मेडिसिन्स ऑल्सो। कौन कौन सी? जैसे आपने सुना होगा टिंक्चर आयोडीन,
टिंक्चर आयोडीन के बारे में सुना होगा आपने सुना होगा कफ सिरप्स के बारे में, कफ सिरप्स, आपने कुछ टॉनिक्स, इनमें यूज़ भी इसका होता है। इतना आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स। फिर आपको इसके कुछ रिएक्शन बता देते हैं इंपॉर्टेंट अल्कोहल के, जो कि आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर बच्चों हम लॉन्ग टर्म इथेनॉल का अगर कंजम्पशन करेंगे ना, आपने देखा होगा इथेनॉल क्या होता है, शराब, अल्कोहल होता है। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म कंजम्पशन करेंगे तो वो कॉजेज हेल्थ डिसीजेस कॉज कर देता है, हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब कर देता है और बहुत सारी डिसीजेस कॉज कर देता है अगर हम लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ इथेनॉल कर लेते हैं तो। और एब्सोल्यूट इथेनॉल तो बहुत ज़्यादा लीथल होता है हमारे लिए। अगर हमने एब्सोल्यूट इथेनॉल को ड्रिंक किया तो डेथ भी हो सकती है, इसलिए एब्सोल्यूट इथेनॉल तो यानी कि प्योर इथेनॉल इज लीथल। यहाँ पे लिख लेते हैं प्योर इथेनॉल इज लीथल, डेथ भी कॉज कर देता है। इतना आप नोट कीजिए। फिर आपको कुछ रिएक्शन, चलिए इसको कर देते हैं रब, आपने इसका लिया होगा नोट। हमारा चल रहा है पहला इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है इथेनॉल। अब इसके कुछ रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, जितना इथेनॉल नहीं है रिस्की हेल्थ के लिए, उससे ज़्यादा रिस्की है मीथेनॉल यानी CH3OH, वो और ज़्यादा है। क्यों है ये और ज़्यादा रिस्की, उसका रीज़न आपको बताते हैं। क्योंकि जो मीथेनॉल है वो हमारी बॉडी में जाने के बाद जैसे ही वो लीवर सेल्स में पहुंचता है, वहाँ उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो मीथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो मीथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं उन सेल्स में क्या करता है स्टूडेंट्स, वो उनको कोगुलेट कर देता है, उनके प्रोटोप्लाज्म को कोएगुलेट कर देता है। जैसे कि आपने एग देखा होगा, उसको बॉयल करते हैं तो वो अंदर कोएगुलेट हो जाता है, एग के अंदर जो उसका प्रोटीन होता है, वैसे ही वो हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्म को मीथेनॉल कोएगुलेट कर देता है, जिससे हमारी डेथ हो जाती है। तो मीथेनॉल इज मोर लीथल देन इथेनॉल, इथेनॉल से ज़्यादा मीथेनॉल रिस्की है और उससे डेथ भी कॉज हो जाती है, क्योंकि वो मीथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी के अंदर जाने के बाद। तो आपको पहली रिएक्शन लिखवाते हैं अल्कोहल की, जो कि है सोडियम के साथ। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, नोट कीजिएगा स्टूडेंट, CH3 CH2OH, ये इथेनॉल है। इसकी रिएक्शन हम 2 सोडियम के साथ करा रहे हैं तो क्या होगा, 2CH3 CH2ONA बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड सॉल्ट बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट प्लस यहाँ से क्या निकलेगी, H बचा तो हाइड्रोजन गैस ये बाहर निकलेगी, है ना। तो ये होगी रिएक्शन, ये एक सॉल्ट है, सोडियम एथॉक्साइड इज अ सॉल्ट। आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स कि जब भी हम अल्कोहल की सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। अब हम आपको दूसरी रिएक्शन बता देते हैं, जो कि है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। सेकेंड रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। ये क्या होता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। तो हमें इसमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज़ करना होगा, जो कि यहाँ पे है, वो हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम हीट करेंगे, इसको 443 केल्विन पे कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, तो क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो पहले वाटर ही बाहर कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, OH गया, एक H गया, तो हमारा बचा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये डिहाइड्रेट होने के बाद ये ईथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट टू ईथीन। ये था इथेनॉल। आपको मैंने दोनों रिएक्शन बता दी, आप इन दोनों को नोट कर लीजिए, डिहाइड्रेशन एज वेल एज सोडियम की रिएक्शन विथ इथेनॉल। अच्छा, अल्कोहल को आजकल एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जा रहा है, अल्कोहल एज फ्यूल, क्योंकि जब इसका ऑक्सीडेशन होता है ना अल्कोहल एज फ्यूल, तो सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसका फ्यूल की तरह भी आजकल यूज़ हो रहा है।
मतलब ब्लेंडिंग करके, ऐसा नहीं कि पूरा अल्कोहल को ही यूज़ करेंगे, इसको जैसे पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके यूज़ करेंगे, पेट्रोल प्लस अल्कोहल का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा ही आपका यही कर देंगे है ना अल्कोहल, नहीं ऐसा नहीं होगा। अल्कोहल इसका ब्लेंडिंग करके यूज़ करेंगे। इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल अल्कोहल। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग, अल्कोहल एज अ फ्यूल भी यूज़ हो सकता है। अल्कोहल वेरी रिस्की टू अवर हेल्थ एंड ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन आप याद रखिएगा, ये दोनों आपके पेपर में आ सकती हैं। ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर इसको रब करते हैं और चलते हैं अपने न्यू कंपाउंड की तरफ, नए कार्बन कंपाउंड की तरफ, जिसका नाम है इथेनोइक एसिड। चलिए इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स। अगले चलते हैं अगले कंपाउंड पे, अगले कार्बन कंपाउंड पे, जिसका नाम है इथेनोइक एसिड, जो कि एक ग्रुप से बिलोंग करता है, एक एसिड के ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसका नाम है व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के से वो बिलोंग करता है। एक बार इसको अच्छे क्लीन कर दें। अगला कंपाउंड जो स्टूडेंट वो है हमारा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। कॉमनली कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम कॉमनली कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड comes under group of कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इतना नोट कीजिए, इसको कॉमनली बच्चों मैंने थोड़ा सा ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपन ने यहाँ पे लिख दिया, इसको अपन इथेनॉइक को कॉमनली कहते हैं एसिटिक एसिड। ये थोड़ा सा माय मिस्टेक, एसिटिक एसिड आप इसको कर लीजिएगा। कम्स अंडर ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के अंदर आता है। अब जब एसिड है, लेकिन ये कैसी एसिड है स्टूडेंट्स, वीक एसिड है, कंप्लीटली अपने आयन में ब्रेक डाउन नहीं होते, तो वीक एसिड है। और वीक एसिड होते हैं, कॉमनली इनको एसिटिक एसिड कहा जाता है। अच्छा, विनेगर एक होता है, विनेगर का आपने नाम सुना होगा। विनेगर इज 5 to 8% एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इन वाटर। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 290 केल्विन होता है और फ्रीज कर जाता है। ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 290 केल्विन, और ये कोल्ड क्लाइमेट में फ्रीज भी हो जाता है, फ्रीजेस कॉल्ड ग्लेशियल एसिड। फिर हम इसको ग्लेशियल एसिड कहने लगते हैं। जब ये कोल्ड क्लाइमेट में फ्रीज हो जाता है तो इसको ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं। आप इतना नोट करिए स्टूडेंट्स। फिर इसको रब कर देते हैं और इसके रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। पहली ही रिएक्शन है इसकी, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ व्हाट, इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसकी पहली रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, जो कि है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ व्हाट, एल्कोहल। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ अल्कोहल्स। रिएक्शन of acids with alcohol। चलिए बच्चों इसकी रिएक्शन को डिस्कस करते हैं एक बार अल्कोहल के साथ। इसमें क्या होगा, फॉर्म एस्टर होगा। एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है जो कि परफ्यूम्स और अदर स्मेलिंग थिंग्स को बनाने में यूज़ होता है, परफ्यूम्स में ज़्यादातर। जैसे हमने लिया CH3COOH, हमने ले लिया एसिटिक एसिड लिया, प्लस हमने लिया इथेनॉल C2H5OH।
इन दोनों की जब हमने रिएक्शन कराई तो क्या हुआ कि CH3COO C2H5 ये बन गया, ये हो गया एस्टर, और साथ में क्या निकल गया, यहाँ से H और वहाँ से OH, तो वाटर। ये रिएक्शन होती है बच्चों। एस्टर जो होता है वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, जो कि एक फ्लेवरिंग एजेंट को बनाने में और परफ्यूम्स को बनाने में यूज़ हो रहा होता है। एस्टर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। ये इन दो चीज़ों में यूज़ होता है। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अच्छा, तो जब हम इस एस्टर को इसको रब कर देते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ अल्कोहल, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब जब हम इस एस्टर की रिएक्शन स्टूडेंट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस से करा देंगे, एस्टर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एस्टर वही जो बना था CH3COO C2H5। अगर इसकी रिएक्शन हमने एक बेस के साथ कर दी तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, वही वापस बन जाएगा। क्या क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा सॉल्ट CH3COONA, सोडियम एसीटेट नाम का एक सॉल्ट बन जाएगा, प्लस बनेगा अल्कोहल C2H5OH। ये दो चीज़ें बन जाएंगी। अच्छा, इस रिएक्शन में ये देखिए, अच्छा ये सॉल्ट बन रहा है, ये एक सोप बन जाती है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सोपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। It leads to because it produces soap। यहाँ इसी रिएक्शन से सोप प्रोड्यूस होती है। अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक सोप ही है, सोप एंड डिटर्जेंट, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप इसको पहले नोट कर लीजिए। सोप यहीं से बनेगा, ये जो सॉल्ट बना ना, ये सॉल्ट ही सोप है। तो सोप को हम क्या कह सकते हैं, सोप आर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन ले लें और उनका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ले लें तो वो सोप होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर सोप एंड डिटर्जेंट पे चलते हैं। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट। आपको हमने सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बता दिया है ना, हमने आपको इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें ही बता दी। अब चलते हैं इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक, दैट इज सोप एंड डिटर्जेंट। अब चलते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप तो आपने देखा ही होगा, साफ सफाई करने में, बाथिंग में ये यूज़ होता है सोप। और डिटर्जेंट भी कपड़े धोने में, गंदगी को साफ करने में भी यूज़ होता है डिटर्जेंट। अब देखते हैं सोप क्या होती है। सोप की पहले तो आप डेफिनेशन लिख दीजिए। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के ये सॉल्ट होते हैं, इनको हम कह रहे होते हैं सोप। इनका यूज़ किस में हो रहा होता है, इन रिमूविंग डर्टी थिंग्स फ्रॉम द क्लोथ्स को क्लीन करने में इनका यूज़ हो रहा होता है। अब देखते हैं बच्चों की जो सोप होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है उसका ये आयोनिक पार्ट, दैट इज सोडियम, और एक होता है इसका ये टेल पार्ट। ये टेल पार्ट जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक
हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर रिपेलिंग, वाटर रिपेलिंग। हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर से दूर भागता है। और ये जो आयनिक पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। इसको हम हेड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हेड, और इसको कहते हैं टेल। तो टेल होती है हाइड्रोफोबिक और ये होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है और ये आयनिक होता है, यानी ये वाटर लविंग होता है। ये आप इतना नोट कीजिए। फिर हम इसके बाद आपको बताते हैं कि सोप कैसे क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ होती है, फिर वो बता देते हैं आपको। इतना नोट कीजिए ये स्टूडेंट्स आप जल्दी से। फिर अपन बताते हैं कि सोप कैसे वर्क करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इतना नोट कर लिया हुआ। ये जो पार्ट है वो हेड है, ये जो पार्ट है वो टेल है। टेल हाइड्रोफोबिक है, हेड हाइड्रोफिलिक है। स्टूडेंट्स इसको करते हैं रब। अब बस लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा है, लास्ट है इसमें मिसेल फॉर्मेशन। अच्छा, जो डर्ट लगी होती कपड़ों पे जो डर्ट लगी होती है वो एक ऑयल ही होती है। क्या होता है, ऑयल ही वो होता है ना। तो क्या होगा देखिएगा स्टूडेंट्स, मिसेल फॉर्मेशन कैसे होगी। मान लीजिए ये एक ऑयल ड्रॉपलेट है, तो यहाँ पर होगा सोडियम आयन, ये होगी टेल ये हाइड्रोफोबिक टेल पीछे साइड होगी। वाटर की साइड जो होगा वो आयन ही होगा। ये क्या बना रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, ये बन रहा है हमारा मिसेल, जो कि एक डर्ट के मॉलिक्यूल को बीच में लिए हुए है और खुद ये क्या है, मिसेल है। ये कैसे फॉर्म हुआ, ये मिसेल फॉर्म हुआ हमारा। ये मिसेल कैसे फॉर्म हुआ, इसने क्या किया, जो डर्ट मॉलिक्यूल था जो हमारे क्लॉथ्स पे लगा हुआ था उसको इसने सेंटर पे ले लिया और उसको उसने चारों तरफ से हमारे सोप के मॉलिक्यूल्स ने उसको पकड़ लिया। ये हमारा जो वाटर के अंदर है वो कोलोइड बना लेता है। क्या बना लेता है, कोलोइड बना लेता है। और ये जो है एक मॉलिक्यूल ऑफ मिसेल दूसरे मॉलिक्यूल से क्यों नहीं अट्रैक्ट होता है, मतलब ये सारे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा सा पर्सिपिटेट क्यों नहीं बना लेते, क्योंकि ये जो आयंस है ना सोडियम ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, इसीलिए ये बहुत सारे मिसेल मिलकर एक पर्सिपिटेट नहीं बना रहे होते हैं और आराम से हम इस डर्ट को सोप की मदद से रिमूव कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि मिसेल फॉर्मेशन हो जाती है। कैसा होता है, जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है यानी कि हेड होता है वो टूवर्ड्स द वाटर होता है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो टूवर्ड्स डर्ट होती है, टूवर्ड्स डर्ट होता है। और ये जो एक स्पेशल ओरिएंटेशन होती है, ये क्लस्टर बोलते हैं इसको, क्लस्टर। और ये पूरी ओरिएंटेशन को हम मिसेल कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये इसका बनना डर्ट को हटाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, है ना। मिसेल की इंपॉर्टेंस है डर्ट को रिमूव करने में क्लॉथ से। ऐसा ये डर्ट को रिमूव, अब ये बन जाएगा वाटर के अंदर ये मिसेल, फिर हम जैसे ही उसको बाहर निकालेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स जो है आराम से अवे हो जाते हैं, मूव अवे फ्रॉम द क्लॉथ्स, और डर्ट जो है वो क्लॉथ्स से रिमूव हो जाती है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स इन इंटीरियर ऑफ क्लस्टर एंड आयनिक एंड ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर। ये जो है ये सरफेस ऑफ क्लस्टर में है, हाइड्रोफिलिक जो है वो क्लस्टर ऑफ सरफेस ऑफ क्लस्टर पे है। ये क्लस्टर है पूरा, इसके सरफेस पे है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड, और इसके जो इंटीरियर में है वो है हाइड्रोफोबिक टेल्स। तो ये क्लस्टर होता है मिसेल, बाद में ये कोलोइड बना लेता है और आराम से हमारा क्लीनिंग एजेंट हो जाता है। अब थोड़ा सा, अच्छा मिसेल जो होता है ना जो स्केटर करता है लाइट को स्केटर कर देता है, स्केटर लाइट। अब जब ये लाइट को स्केटर कर देता है इसलिए हमें ये फॉर्म के उसमें दिखता है, वाइट ये दिखाई देता है। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता, इसको रब कर दें, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको रब कर देते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया हो तो यूट्यूब पे एक पॉज का बटन होता है उसको क्लिक कीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों हम अगली चीज़ पर चलते हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन होते हैं। तो हम देखते हैं जब भी हार्ड वाटर का यूज़ होगा तो हमारी जो सोप होती है वो काम करना बंद हो जाती है, वो स्कम फॉर्म करने लगती है, फॉर्म स्कम एंड
फॉर्म विथ डिफ़िकल्टी के साथ वो फॉर्म बना रही होती है, झाग बना रही होती है, जबकि वो स्कम बहुत इजीली बना देती है, स्कम, है ना। तो डिफ़िकल्टी के साथ सोप हार्ड वाटर में क्यों? क्योंकि इसका रिएक्शन बिकॉज रिएक्शन विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर, तो वो अपनी अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाती है हार्ड वाटर में, कौन? सोप। इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं? इसकी जो ये है ड्रॉबैक है इस सोप का क्या है? लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए हम हार्ड वाटर में किसका यूज़ करेंगे? डिटर्जेंट का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं डिटर्जेंट पे। और डिटर्जेंट क्या है? एक क्लीनिंग एजेंट है जो कि सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड एज वेल एज अमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड। आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देते हैं। हमारे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज डिटर्जेंट, जो कि हार्ड वाटर में काम करता है। डिटर्जेंट, इस पे चलते हैं। ये हमारी हार्ड वाटर वाली प्रॉब्लम को दूर कर देगा। क्या होगा? एक्ट इन हार्ड वाटर ऑल्सो। क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट ऑफ ब्रोमाइड और क्लोराइड और ब्रोमाइड। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको पता चला हम कपड़े धोने के लिए क्यों डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्लीनिंग एजेंट तो होता ही है और ये हार्ड वाटर में भी काम करता है। और हम क्यों सोप का यूज़ नहीं करते हैं क्लॉथिंग के वॉशिंग में, आपको ये पता लग गया होगा कि मम्मी हमारी या हम घर पे कपड़े धोते समय, लड़के तो बहुत कम धोते हैं लेकिन आजकल धोने लगे हैं, उनकी सिस्टर्स और उनकी मम्मियाँ कहती हैं धो, तुम लोग बहुत परेशान करते हो हमें, तो इसलिए हमें धोना पड़ते हैं कपड़े। तो हम इसीलिए डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं क्योंकि वो हार्ड वाटर में भी रिएक्ट कर जाते हैं और एक अच्छे क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करती। सोप हार्ड वाटर में ही आगे पगला जाती है और काम करना बंद कर देती है, लेकिन वहाँ पर कौन काम करता है? डिटर्जेंट काम करता है। आप इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स। फिर आपको बता देते हैं आगे। अच्छा, जो चार्ज्ड एंड होता है डिटर्जेंट का, वो इनसॉल्यूबल पीपीटी नहीं बना रहा होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के साथ, इसीलिए ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होता है। ये क्या होता है? इसके जो चार्ज्ड आयन, वहाँ पे जो चार्ज्ड आयन थे वो क्या कर रहे थे? एक पर्सिपिटेट बना दे रहे थे जिसे हम स्कम कह रहे थे। स्कम क्या था? पर्सिपिटेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम आयन विथ व्हाट? चार्ज्ड आयन ऑफ सोप। यहाँ पे कोई भी चार्ज्ड आयन नहीं हो रहा होता है। डिटर्जेंट का यूज़ यहाँ पे मतलब ये जो है ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करके कोई भी पर्सिपिटेट नहीं बना रहे होते। सोप क्या होता है? जैसे ही कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है यानी उसके आयंस होते हैं वो पर्सिपिटेट बना लेते हैं, इसलिए वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता। जबकि डिटर्जेंट मतलब हिंदी में कहे तो हमारा निरमा जो होता है वो पर्सिपिटेट नहीं बनाता है और हार्ड वाटर में भी काम करता है। तो यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ शैम्पू एंड प्रोडक्ट्स ऑफ क्लीनिंग। शैम्पू एंड प्रोडक्ट्स ऑफ क्लीनिंग बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसी के साथ हमारा स्टूडेंट्स ये चैप्टर होता है ख़त्म, क्लीनिंग क्लोथ्स। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो होता है फिनिश तो नहीं होता है, इसमें हमारा एक टॉपिक रह गया है IUPAC नोमेनक्लेचर। इसके लिए हम आपके लिए एक और अलग से सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें आपको सिखाएंगे IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता
है। इसके लिए आप वेट करें कल तक का, आपको कल इसका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। अगर आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, मैं साइड हो गया हूँ। यूट्यूब पर पॉज का बटन है, उसको क्लिक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। और मैं आपको क्या कह रहा था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको ये वीडियो में बताए गए सारे कंसेप्ट समझ आते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे बच्चों न्यू लेक्चर में, जिसके हम डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। इसी के साथ क्लास को करते हैं यहीं पे फिनिश। मिलेंगे आपसे न्यू क्लास में। चलिए बच्चों, जय हिंद। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।